कल की क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे ह्यूमन बींग्स के अंदर। हाँ जी, हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा था कल की क्लास में। कौन एक्सप्लेन करेगा? ऋषभ बताओ, कहाँ से कहाँ गया था ब्लड? सारे शांति से सुन लो, फिर आज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल प्लांट्स खत्म कर देंगे, देखते हैं कितना कर पाएंगे। हाँ जी जल्दी बताओ, ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ था? डबल सर्कुलेशन में क्या हुआ था? और बॉडी में कितनी बार गया था? एक बार। हाँ जी, क्या पाथ था जो फॉलो किया था ब्लड ने? पाथ बताइए ब्लड का। रूट। पल्मोनरी वेन से आया था लंग्स में, कहाँ घुसा था? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से फिर मैम वाल्व खुली थी, फिर किस में गया था? लेफ्ट वेंट्रिकल। वहां से मैम फिर ऑर्टा से होते हुए सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में गया था। हाँ जी, बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में कैसे गया था? वेना कावा की हेल्प से। और फिर उसको नीचे कौन से वेंट्रिकल में जाना था? राइट वेंट्रिकल में। कौन सा वाल्व थी कि नहीं थी? वाल्व है मैम, हर जगह है वाल्व। हाँ जी, वहां से फिर कौन सी वो आर्टरी है जो वापस लंग्स में लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? फिर हमने ये पढ़ लिया था कि बॉडी में तो एक सिंगल साइकिल के अंदर ब्लड जो है बॉडी में दो बार, बॉडी में तो एक बार जा रहा है, लेकिन हार्ट में मैम वो दो बार एंटर कर रहा है। एक बार आते हुए अच्छा ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और एक बार वापस लंग्स को जाते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात पढ़ी थी हमने। फिशेस में कैसा सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है? सिंगल का क्या मतलब था मैम? दिल में हमेशा गंदा ब्लड ही जा रहा है। एक बार दिल में जाएगा, फिर गिल्स में जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा, फिर वापस गंदा ब्लड दिल में जाएगा, फिर गिल्स में, फिर बॉडी में। तो एक ही बार जा रहा है, एक बार बॉडी में जा रहा है एक सिंगल साइकिल में, और एक ही बार वो हार्ट के अंदर एंटर करता है। हाँ जी, अब यहां पर आज हमें पढ़ने हैं कुछ ऐसे एनिमल्स जिनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उनमें मिक्सिंग होती है ब्लड की। उनमें ना तो बहुत प्रॉपर प्योर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेशन होता, ना ही ऐसा होता फिशेस की तरह जैसे हमने कल देखा था। मैम फिशेस में तो कभी गया ही नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां तो डीऑक्सीजनेटेड ही जा रहा है। देखो इनमें कौन आते हैं? इन एनिमल्स में अपने आ जाएंगे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस मतलब मेंढक वेंडक, और रेप्टाइल्स किसको छोड़ के? क्रोकोडाइल को छोड़ के, वो तो अपना ही भाई है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बाकी सब नहीं है, क्रोकोडाइल एलिगेटर वगैरह आएंगे बस, बाकी सबका सेम है रेप्टाइल्स में। हाँ जी, इनके पास कितना चैम्बर्ड हार्ट है? ये कौन है जो डरा रहा है? 3। हाँ जी, 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसा है? ध्यान से सुनो मैम। 3 चैम्बर्ड हार्ट ऐसा है, बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ, बहुत ज्यादा फैंसी बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। और मैम इनके पास सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होता है बेचारों के पास। धीरे 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 इवॉल्व हुआ है ना हार्ट भी, धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, अडेप्ट हुए हैं अलग अलग एटमॉस्फेयर में। तो यहां पर भी इनकी क्या होंगी? यहां पर वही वाल्व्स वगैरह होंगी। देखो अब क्या हो रहा है, लंग्स से या जो भी ऑर्गन यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, अच्छा ब्लड कहाँ रहा है? इसके अंदर। अच्छा ब्लड फिर कहाँ जा रहा है? इसके अंदर। बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से फिर वहां जा रहा है, और यहां से गंदा ब्लड कहाँ रहा है? फिर से यहां। इसका मतलब जो वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल जो है वो दोनों टाइप का ब्लड रिसीव कर रहा है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव कर रहा है और वो ऑक्सीजनेटेड भी। तो ऐसे भी जानवर हैं जिनकी बॉडी में, बताना जरा बॉडी में कैसा ब्लड जाएगा? यहां से मिक्स्ड जाएगा, मिक्स्ड। मैम मिक्स्ड क्यों चल रहा है इनको? हमें तो मिक्स जच नहीं रहा ज्यादा, हम खुद तो मिक्स नहीं रख रहे अपने हार्ट में। हाँ जी, इनकी बॉडी में मिक्स क्यों भेज रहे हैं हम? क्योंकि इनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना। तुम एक मेंढक को फ्रिज में रख दो, उसकी बॉडी का टेम्परेचर फ्रिज वाला हो जाएगा। तुम उसको रेत में फेंक दो गरम गरम में, उसकी बॉडी का टेम्परेचर वही हो जाएगा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है। जरूरत नहीं है। क्यों मैम, क्यों जरूरत नहीं है? इनकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा अच्छा रेस्पिरेशन करने की इनको जरूरत नहीं है हमारी तरह। हमें तो 37 रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा तामझाम ही उसके लिए हो रहा है, खाना ही उस चीज के लिए खाया जा रहा है, सारी एनर्जी उसी में झोंक देते हैं 37 मेंटेन करने के लिए और बॉडी एक्टिविटीज करने के लिए। सो यहां पर ये झेल लेते हैं इस चीज को, इनको कोई दिक्कत नहीं है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो है इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ये ध्यान रखना है, इसको छोड़ देना बस। इस भाई का कितने चैम्बर्ड है? 4 चैम्बर्ड। तो इनकी बॉडी में कैसा ब्लड जाएगा? अब बच्चे कह रहे मैं आपका भाई है, मेरा भाई तो भाई है बस। हाँ जी ठीक है। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ कैसा ब्लड है? यहाँ मैम मिक्स्ड है, मिक्स्ड ही बॉडी में जा रहा है। ठीक है, लिख लो कि क्या जरूरत है, 1-2 लाइनें बस, 1-2 पंक्तियां लिखो और छुट्टी करो हैं इस टॉपिक की।
चलो लिख लो, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। टेस्ट तो देना जरूरी होता है बेटा, नहीं तो टेस्ट नहीं लोगे ना तुम कुछ नहीं पढ़ोगे, फिर कम से कम इसके बहाने से कुछ तो पढ़ोगे, ठीक है। पूरे साल बच्चे ऐसे भी देखे जो ऑनलाइन करके रखते हैं और पूरे साल उनके नोट्स नहीं लिखे जाते, पूरे साल एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी आए मेरे पास लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। बेटर है शुरू से अपना पढ़ लो। इस बार तो लास्ट वाला चक्कर ही कुछ नहीं है, कोई लास्ट लूस्ट नहीं है इस बार। पढ़ो, क्या लिखना था? एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स हैव 3 chambered heart, have 3 chambered heart, have 3 chambered heart. These animals can tolerate, these animals can tolerate mixing of oxygenated and deoxygenated blood, oxygenated and deoxygenated blood, as they do not maintain their body temperature, as they do not have to maintain their body temperature। कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? Since their body temperature fluctuates with changes with fluctuating environmental temperature। लिख लो, fluctuating environmental temperature। भाई जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जिस हिसाब से चेंज होगा ना, इनकी बॉडी का भी वैसे ही चेंज होगा। इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है? दीज एनिमल्स कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ दिस एंड दिस ब्लड एज दे डू नॉट हैव टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे हैव लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट। लिख लेना, कहीं ऊपर को लिख लेना। भाई कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्लांट्स की तरह। प्लांट्स में पढ़ेंगे भी, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्लो होता है, इसी की वजह से होता है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ज़्यादा। तो जो टेम्परेचर एनवायरनमेंट का है वही टेम्परेचर इनकी बॉडी का है। कुछ कुछ रेप्टाइल्स तो भी पढ़ोगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, वो तो अपना सेक्स ही बदल देते हैं टेम्परेचर के साथ साथ। जो जाइगोट होता है ना, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल में भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। तो ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं है, तो पढ़ेंगे इनके बारे में। हाँ जी ठीक है, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। चलो अब ये टेबल बनानी है। हाँ जी, एक एक से पूछ रही हूँ, जिससे पूछूँ वो आंसर देना। दुबे या तो चुप रहें, नहीं तो दूर दूर बैठे। आयुष्मान थोड़ा खुल जाओ बेटा, खुल जाओ, तू भी खुल जा, इसको ज़्यादा मस्ती चल रही है आजकल। हाँ हाँ वही तो, पता नहीं क्यों अब कहेगा दूर बैठ रहा हूँ मुझसे। हाँ जी इधर आ जाओ, फिर मुझे शक होने लगेगा तुम पे। आओ इधर। हाँ जी, चैम्बर्स इन हार्ट, मछलियाँ कितना चैम्बर्ड है इसका बताओ, एम्फीबियन का, और इसका भाई रेप्टाइल, और इसकी बहन चिड़िया, और हमारा। लिखो, बनाओ टेबल जल्दी फटाफट, एक जगह समराइज कर लो ताकि भूलने ना। इसको पता चला जी भूले पड़े हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, डिट्टो लिख ही देती हूँ। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसका कितना चैम्बर्ड हार्ट है। कुछ भी आ जाएगा इसमें से, आ जाता है कई बार। वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन वही है जो अपने ऊपर आता है कि हमारे हार्ट में जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट क्यों है, वही आता है। क्योंकि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रखना है, इसीलिए। ठीक है, वही सवाल आता है ज़्यादातर, बट ये इन्फॉर्मेशन सारी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। हाँ जी, कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म है हम? कल अपनी बात मैंने तुम्हें बताई थी, कौन से टाइप के हम? मैम हम हैं
वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। और चिड़िया भी, चिड़िया हमारी बहन है, ये भी वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मिक, एक ही बात है। होम्योथर्मस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मिक, हम भी और चिड़िया भी, यानी कि बर्ड्स। एक चीज और पूछी हुई है, उसकी जगह नहीं बची शायद। क्या पूछा हुआ है मैंने? हाँ जी, टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, टेम्परेचर मेंटेनेंस के बारे में पूछा हुआ है, जल्दी बताओ। यही ब्रैकेट में लिख लेना, क्या हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? हाँ जी करते हैं। क्या चिड़िया करती है? हाँ जी करती है। ठीक है, तो हम वार्म ब्लडेड हैं, हम होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं, और हम टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। अब इन तीनों का बताओ, ऊपर वालों का जल्दी। ये कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं? मैम इनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, या फिर इनका दूसरा नाम होता है पोइक्यूलोथर्मस। एक टर्म याद कर लेना, इतनी मुश्किल टर्म तुम्हें नहीं आएगी। पोइक्यूलोथर्मस एनिमल्स, एक्टोथर्मिक भी बोलते हैं कई बार, बट इतना क्या याद पढ़ोगे, बस कोल्ड ब्लडेड याद कर लेना, बहुत है तुम्हारे लिए। एक्सेप्शन को मत भूलना। रेप्टाइल का जो हार्ट है वो, उसमें एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनो, है वो वही, कौन? कोल्ड ब्लडेड ही है। कभी इसको वार्म ब्लडेड लिख के आ जाओ। टेम्परेचर मेंटेनेंस बताना इन तीनों की। हाँ जी, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे कि नहीं? करनी ही नहीं मैम, जरूरत ही नहीं है। इन्हें कहाँ उड़ के जाना है मैम? हमें देखो, बर्ड्स को देखो, सारा दिन काम धाम में लगे हुए हैं, कितना काम है हमें। मेंढक क्या ही काम कर रहा है, कौन सा ऑफिस जाना है उसे? तो फिर हाँ जी, उड़ तो रही है बेचारी। चिड़िया को तो बहुत ज्यादा जरूरत है एनर्जी की, खाने के लिए बेचारी को, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हैं? ठीक है, तो हमें मेहनती हैं ये लोग, इसलिए 4 चैम्बर हार्ट दे दिया है कि चलो एनर्जी लेते रहना, अच्छे से ऑक्सीजन मिलती रहेगी तुम्हें। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए, एक जगह समराइज कर लो। हाँ जी, टाइप ऑफ सर्कुलेशन अब तुम्हें पता चल गया है, कौन से टाइप का सर्कुलेशन है चिड़िया में? हमारा और मैमल्स का कौन सा टाइप का सर्कुलेशन है? डबल, दोनों में डबल सर्कुलेशन है, एक ही जगह लिख रही हूं, दोनों में सेम है। हाँ जी, और इनका बताइए, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का अभी पढ़ा है, इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है तो डबल जैसा ही, लेकिन इनकम्प्लीट है। तुम्हें पता है कि मैम आते हुए एक ही वेंट्रिकल में जाना पड़ रहा है बार बार, वहां तो वेंट्रिकल्स प्रॉपर, जो डबल सर्कुलेशन है उसमें तो मैम वेंट्रिकल्स अलग अलग थे, यहाँ एक ही वेंट्रिकल है उसमें 2 बार जा रहा है, तो इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सिंगल सर्कुलेशन। मैम ये तो कल पढ़ लिया था हमने। बॉडी में भी एक बार और हार्ट में भी एक बार, यहां पर बॉडी में एक बार, हार्ट में 2 बार, यहां पर बॉडी में एक बार, हार्ट में सॉर्ट ऑफ 2 बार, बट काम का नहीं है वो, मिक्स्ड ही है। ठीक है, तो ये पूरी एक जगह हमने सारी चीजों को समराइज कर लिया। और ये है कौन? कोल्ड ब्लडेड। बट ये देखना मैंने क्या लिखा है, क्या लिखेंगे यहां, तो बोल नहीं सकते तुम लोग, ये शर्म आ रही थी। और कल टेस्ट नोटबुक लेके आना, कोई ये मत बोलना कि टेस्ट नोटबुक लाना भूल गए, टेस्ट नोटबुक में ही टेस्ट दोगे बस, फिर वही तुम्हारी पीटीएम में दिखाई जाएगी कि देखो ये कर रहे हैं। क्या भूल जाता है? कौन आता क्यों है फिर? कैसे आते हो फिर अकेले, बस खुद ही उठ के सीधे घर से? स्कूल जाता है कि लेकिन नहीं? ठीक है, डन, ये चीज क्लियर है, कुछ ज्यादा चीज है नहीं इसमें, पढ़ लिया सब। इधर आ जाओ, अब कुछ 2 मोटी मोटी सी बातें हैं, एग्जाम में वो नहीं पूछेगा यहाँ से, बट पढ़ लेते हैं फिर भी, है ना, क्योंकि सारी एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए चलते हैं, बट सवाल नहीं आएगा इसमें से तुम्हें। देखो ध्यान सुनो, वो ये कह रहा है विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट। ये बस याद कर लेना अगर कर पाओगे, बाकी से एक्टिविटीज में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो? ये तो पता ही होगा तुम्हें क्या होती है एचबी की रेंज, बस याद ही नहीं रहता, वही तो दिक्कत है। 12 से 16 ग्राम इतना हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml। ठीक है, 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम
क्या रहता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ठीक है। बस ये याद रख लेना इस एक्टिविटी में से, अगर रख पाए तो। बाकी जो भी पढ़ा रही हूँ बस इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि एक्टिविटी में पूछा हुआ है तो बता देती हूँ, ठीक है। देखो फिर तुमसे ये पूछा हुआ है, इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन और एडल्ट? हाँ जी, बच्चे का और किसी बड़े आदमी का क्या सेम होगा? नहीं। किसका कम होगा? एडल्ट्स। जो अपने एडल्ट्स हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन। ये चीज ध्यान रखनी है। मैम क्यों? अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसका फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म है, उसमें उसका बॉडी साइज है, उसके आरबी, उसका ब्लड का वॉल्यूम है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बट तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, बस तुम्हें इतना मोटा मोटा ध्यान रखना, वो चीज तो याद कर लेना, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। क्योंकि हमने ये भी तो देखना है कि हमें पूरा कोर्स पढ़ना है, पूरे कोर्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अननेसेसरीली मैं तुम्हें कहूँ कि बेटा इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा आइडिया ले लो। फिर वो ये पूछ रहा है तुमसे कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल मैन और वुमेन? हाँ जी, आदमी और औरत के हीमोग्लोबिन में कुछ लेवल में डिफरेंस होता है? नहीं होता? होता है। क्या होता है? मेल्स का थोड़ा सा ज्यादा होता है। रेंज कुछ याद नहीं करनी है, क्योंकि ये रेंज एक रेंज ही है ना, इसमें ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, कितना होगा? इतना। तो मेल्स का ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन का जो रेंज है, मेल्स का ज्यादा क्यों होता है? एक रीजन उनमें से है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन होता है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल हार्मोन एक्चुअली आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो ये एक वन ऑफ द रीजन है। और भी बहुत सारे रीजन है, मसल मास भी रीजन है इस चीज का। मेल्स में जो मसल मास होता है वो ज्यादा होता है। ये अपनी देखने लग जाना, हमारा तो भी कोई मसल मास ही नहीं है ना, बन जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी तुम में से कुछ तो जिराफ भी बनेंगे, 6-6 फीट के हो जाएंगे। जो भी छोटे, मेरा भाई, मतलब अपने भाई की बात मुझे याद आ गई, ही वॉज 10th में बहुत छोटा था, मतलब मैं टॉल थी शुरू से ही, मैं 7th 8th से ही टॉल हूँ, वो छोटा था। अब वो 6'3" है। उसको 10th में इतनी टेंशन रहती थी कि मेरी हाइट नहीं बढ़ती यार, दीदी मेरा क्या हो गया, तू इतनी लंबी लगती है, मैं छोटा लगता हूँ, बच्चा लगता हूँ तेरे सामने, है ना। अब मैंने कहा भाई बढ़ेगा। भाई वो 10th पास करते 11th में आया ना, भाई आवाज अजीब हो गई, दाढ़ी दूढ़ी अजीब तरीके से आने, भालू बन गया पूरा, है। और हाइट इतनी लंबी बढ़ गई एकदम से, 6 फीट। सोचो, तो तुम में से भी बहुत होंगे, और आप उसको देखोगे ना, वो बिल्कुल हीरो लगता है, मॉडल लगता है मेरा भाई। उसकी हाइट अच्छी खासी, और ये मसल मास भी ठीक है। पहले ऐसे करता रहता था बेचारा, 10th में इतू सा था, ऐसे देखता रहता था, ठीक है, एकदम स्मार्टी है, सीरियसली, ठीक है। तो अभी तुम में क्या कह रहे हैं, तुम में से बहुत लोगों को टेंशन रहती होगी ना मसल मास की, आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, इससे क्या बोले? नहीं हो रखा है भाई उसका, उसके तो बच्चे होने वाले हैं। ये कह रही मैं अपने भाई का ब्याह करवाना चाह रही है। हो रखा है, हो रखा है, आ जाओ आ जाओ, हो रखा है, उसकी लाइफ सेट है। वो यहाँ भी नहीं, वो स्वीडन में है, फॉरेन में है, दोनों हस्बैंड वाइफ। आओ। मैं रिश्ता लेके नहीं आई हूँ, आओ इधर, ध्यान से सुनो, पढ़ ले, आओ। बच्चों का कम होता है, याद रखना, बॉडी साइज समझ लो, बस एक चीज ध्यान रख लेना कि हाँ जी ठीक है, ये याद रख लेंगे, बॉडी साइज उनका छोटा होता है, आरबीसी कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है बच्चे के अंदर, ठीक है। मेल्स का ज्यादा है टेस्टोस्टेरोन की वजह से और मसल मास की वजह से, ठीक है। बहुत अंदर डिटेल में नहीं जाना, वो तो पक्का याद कर लेना, अगर स्कूल में पूछ लेंगे, तो मुझे लगता नहीं स्कूल वालों को आता होगा, तो वो तो क्या ही पूछेंगे, ठीक है। हाँ ये फैक्ट है, क्योंकि वो नहीं पढ़ाते एक्टिविटीज वगैरह, उनका ध्यान भी नहीं होता इन चीजों पे, लेकिन जनरल नॉलेज पढ़ लें। हाँ जी, फिर वो कह रहा है अब जाओ बफेलो या फिर काऊ का देखने, क्या हीमोग्लोबिन, काव्स का देखो और एनिमल्स का देखो, इसमें भी सेम चीज तुम्हें देखने के लिए मिलती है। अगर तुम भी तो जानवर ही हो, ह्यूमन बींग्स भी जानवर हैं, काव और बफेलो भी जानवर हैं, तो इनमें भी सेम ट्रेंड तुम्हें देखने के लिए मिलता है। जो काव्स होते हैं ना, बच्चे होते हैं, बछड़ा बछड़ी, उनका कम होता है इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स, और उनमें भी मेल्स का ज्यादा होता है, वही टेस्टोस्टेरोन उनके अंदर भी है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन उनमें भी है मेल्स में। कभी तुम्हें लग रहा हो बस हमारा ही हार्मोन है ना। सो उनके साथ भी सेम ट्रेंड है, बट रेंज याद नहीं करनी, रेंज वही होती है कितनी, 13 से 16, ऐसी सी ही रेंज है इनकी भी, बट कुछ नहीं याद करना, वो याद कर पाए तो कर लेना, इनको तो याद करने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है। समझ गए क्या पढ़ा इस एक्टिविटी से? इस एक्टिविटी में मैम ये पता चला है कि बच्चों का कम होता है, ठीक है, बहुत सारे रीजन है, और मेल्स का ज्यादा होता है फीमेल से, बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है, लिखने की कुछ जरूरत है नहीं। आओ इधर। हाँ जी, प्रेशर क्या होता है? सब 9th क्लास में प्रेशर पढ़ के आए फिजिक्स में, फोर्स अपॉन एरिया। क्या मतलब होता है मैम? यहां पर तो ये मतलब है ब्लड प्रेशर का। हाँ जी, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, किसके अंदर फ्लो करता है ब्लड? ऐसे ही खुले में, वेन्स या फिर आर्टरीज के अंदर मैम ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड जब फ्लो कर रहा है ना, तो मैम ये प्रेशर लगाता है किसके ऊपर? किसके ऊपर?
ये मैम प्रेशर लगाता है ब्लड वेसल्स के ऊपर। सो ब्लड जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, एक्सर्ट करता है किसके ऊपर? ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जितनी फोर्स ब्लड लगा रहा है किसके ऊपर? ब्लड वेसल्स के ऊपर। तुम लॉजिकली एक चीज बताओ, किसमें ज्यादा होगा ब्लड प्रेशर, वेन्स में कि आर्टरीज में? आर्टरीज में, पढ़ चुके हो पहले ही। क्यों पढ़ा था? अंडर हाई प्रेशर होती है। क्यों? क्योंकि मैम आर्टरीज में जब ब्लड जा रहा है तो वेंट्रिकल्स बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड को क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं आर्टरीज के अंदर। तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ऑलवेज ज्यादा होता है। तो आर्टरीज में बेसिकली चेक होता है, बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ। यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, ठीक है? बोर्ड्स में इनसे मुझे नहीं लगता आज तक सवाल आया, ना आएगा। ध्यान से सुनो। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल, कोई भी वेसल हो सकती है, ये कह रहा है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज। तो ये देखो, ये लिख दिया इसने, बेसिकली आर्टरीज में ही चेक करते हैं। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो, इस वर्ड से डरना नहीं है। हाँ जी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या मतलब है? जब तुम्हारे वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होता है वेंट्रिकल्स? बताना जरा, कहां जा रहा था ब्लड? कहां चढ़ता है? ये चढ़ता है। हाँ जी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड कहां जा रहा है? एक तरफ तो मैम ऑर्टा से कहां जा रहा था? बॉडी में। और एक तरफ मैम आर्टरी से कहां जा रहा था? लंग्स में। तो बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, ठीक है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये वर्ड स्कूल के लिए याद रख लेना, वैसे बोर्ड में नहीं पूछा कोई, ठीक है? उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। बताना ज्यादा होगा कि कम होगा, खुद लॉजिक लगाओ। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आर्टरीज में जो ब्लड जा रहा है वो ज्यादा प्रेशर से जाएगा, कम से ज्यादा से ही जाएगा, है ना? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है, प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एक बार वेंट्रिकल्स में ब्लड को पंप कर दिया ऑर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, फिर वो रिलैक्स हो गए। अब बताना कैसा होगा प्रेशर, कम कि ज्यादा? कम। तो उसको बोलते हैं बच्चों वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी रिलैक्सेशन वाला प्रेशर, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर। अब नॉर्मल रेंज क्या है मैम? जो ज्यादा प्रेशर है वो 120 mmHg है, और कम वाला कितना है बच्चों? 80। तो अगर तुमसे सवाल पूछ ले कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg अपॉन 80 mmHg, तो ये वही प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है ये? वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक प्रेशर वो है जो हाई होता है, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप कर दिया है, रिलैक्स हो गए हैं, उसको बोल रहे हैं डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब रिलैक्स ना तुम्हारे वेंट्रिकल्स, वो कम होता है, ठीक है? हाँ जी, सिग्मोमैनोमीटर पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है? इसकी स्पेलिंग लिखो लास्ट पेज पे, जल्दी जल्दी। टंग ट्विस्टर लग रहा है ये। टंग ट्विस्टर खेलते हो? टंग ट्विस्टर नहीं खेलते कभी? खेला करो, अच्छी चीज तो खेला करो। कोई आता है किसी को कोई टंग ट्विस्टर? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, वो है ना एक टंग ट्विस्टर। मुझे भी यही याद आया है। तो ये ऐसा ही लग रहा है, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसी से नापते हैं ब्लड प्रेशर, स्फिग्मोमैनोमीटर। बोलो, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है? तो ब्रेक करके पढ़ लो इसको। सिग्मा नहीं है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है? इसी से नापते हैं। आप देखो, एक चीज होती है हाइपरटेंशन। हाँ जी, हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? बच्चों लोग तो हाइपरटेंशन का मतलब कुछ अलग होता हुआ। हाइपरटेंशन कोई टेंशन नहीं होती, बीपी मतलब बहुत ज्यादा। तुम्हारा ब्लड प्रेशर इस रेंज से ऊपर चले जाना, ये 150 पे पहुंच जाए और ये 110 पे पहुंच जाए, मतलब कुछ भी रेंज हो सकती है। 80 से ऊपर और 120 से ऊपर वाली जो रेंज होगी उसको कहेंगे हाइपरटेंशन, ठीक है? सो हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, होता है। बहुत लोगों का नॉर्मल रहता है। मेरी मम्मी है, उनका नॉर्मल है, उनका नॉर्मल 150/90 या 100 रहता है हमेशा। और लकीली ये है कि गुस्सा भी नहीं आता उनको, बहुत स्वीट है, हंसती रहती है हमेशा, पता नहीं फिर भी क्यों रहता है। नहीं नहीं, अंदर भी नहीं रहता उनको, वो तो हंसती रहती है सारा दिन। अब टाइम अंदर का टाइम ही कहाँ से मिलेगा? हंसमुख है, हंसमुख। हाँ जी, ध्यान से सुनो। अगर ऐसा हो जाए गलती से, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है हो जाए, तो चांसेस होते हैं क्या?
ब्लड वेसल्स के बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। तो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, भले ऊपर से नहीं दिख रहा, बट बॉडी को अपनी केयर करनी पड़ती है। इसके लिए फिर वही दवाइयाँ आती हैं बीपी की, है ना, जैसे थायराइड की गोलियाँ खाते हैं, शुगर की गोलियाँ खाते हैं, इंसुलिन वाली, तो ऐसे ही सेम क्या करना पड़ता है, ऐसे ही सेम इनकी भी दवाई खानी पड़ती है। कम हो जाए तो नमक खा लो, कहते हैं नमक से बढ़ जाता है, लेकिन जिनका हाई रहता है उनको ज़्यादा नमक नहीं चाटना चाहिए, क्योंकि जो NaCl जो है ब्लड में जाके वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह, ये सारे इंक्रीज करते हैं, ठीक है, शुगर्स भी, हाँ ये सारी चीज़ें। आओ, नहीं भूखे भी नहीं रहना, खाना खाते रहो। हाँ जी सुनिए ध्यान से, क्या ध्यान रखना है इसमें, बस कुछ नहीं, इतना सा ध्यान रखना है, लिख लो, थोड़ा बहुत लिखना है तो 1-2 लाइनें लिख लो, कभी स्कूल में आ जाए फिर को आपने मना कर दिया था लिखना नहीं है, लिखो, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें मैं बोल रही हूँ वही लिख लो बस। लिखो द प्रेशर, द फोर्स दैट blood, the force that blood exerts against the wall of vessel, against the wall of a vessel, vessel मतलब ब्लड वेसल, वो लिखा तो है बेटा, लग रहा है कम दिख रहा है। The force that blood exerts against the wall of a vessel, उसको बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। लिखो, आगे लिखो 1-2 लाइनें। इट इज हायर इन आर्टरीज, इट इज हायर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन्स, इट इज हायर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन्स। वेंट्रिकुलर, ये लिख लो बस जो मैं लिख रही हूं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर बनता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन देखो, सिस्टोल वर्ड कहां से आया है, सिस्टोल वर्ड का मतलब ही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। कितना होता है 120 mmHg, हाँ जी। दूसरा कौन सा है mmHg, मिलीमीटर मरकरी, हाँ जी। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, आजकल तो डिजिटल वाले आ रहे हैं, उसमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, हाँ जी। डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। बस इतनी बातें थोड़ी सी ध्यान रख लेना, क्या कि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर हाई होता है 120 है, और वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो 80 है, कम होता है प्रेशर। बस इसकी रेंज अगर तुमसे पूछ ले तो तुम्हें पता होनी चाहिए इतनी। और इसको डायस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन का मतलब है डायस्टोल। देखो ये पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में, तो इतना आसान नहीं है इसको पढ़ना भी, लेकिन बस थोड़ी बहुत बातें याद रख लो। ब्लड प्रेशर का मतलब है मैम, ब्लड जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ब्लड वेसल्स के ऊपर। ये जो प्रेशर है ज्यादा होता है आर्टरीज में इन कंपेयर टू, एज कंपेयर टू वेन्स। बस इतना याद रख लोगे बहुत है। और इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख लो जिससे नापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर लिख लो। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज स्फिग्मोमैनोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलो अब काम की चीज पे चलते हैं, बहुत हो गया, पढ़ लिया अपना, अपना ट्रांसपोर्ट खत्म है। अब आ जाओ प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट पे जल्दी जल्दी, हाँ जी ध्यान से सुनो। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के 2 मैकेनिज्म है, या तो एक सिंपल डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है कई प्लांट्स में, या फिर एक तगड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसको हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में, वैस्कुलर बंडल्स की फॉर्म में। वैस्कुलर टिश्यू पढ़ी थी ना, जाइलम और फ्लोएम। ध्यान से सुनो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। क्या क्राइटेरिया है मैम, क्या बेसिस है? बेसिस ये है कि डिस्टेंस कितना है रूट में और लीफ में। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग टिश्यू, या पार्ट लिख लो, सॉइल के कांटेक्ट में प्लांट का कौन सा पार्ट है, जल्दी बताओ। रूट्स। एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट बताना कौन है, लीफ। लिखो जल्दी, इसको तो लिख ही लो तुम। मतलब
मतलब ये है इस चीज का कि मैम प्लांट में किस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होगा, डिफ्यूजन से हो जाएगा या तगड़ी तगड़ी फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, अच्छे वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, वो डिपेंड करता है इन दोनों के डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा थोड़ा है, स्मॉल है ना, मतलब एक ऐसा पॉटेड प्लांट है, ये रही रूट्स और ये रही लीव्स, डिस्टेंस ही कुछ नहीं है, तो यहां काम बन जाता है सिंपल डिफ्यूजन से। यहां पर बहुत तगड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ने नहीं वाली, रूट प्रेशर से ही काम बन जाएगा। यहां पर क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, देखे ना 300-300 मीटर ऊंचे पेड़ होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह बहुत टॉल होते हैं, है ना, यूकेलिप्टस वगैरह बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उनमें क्या करना पड़ेगा, या नॉर्मल प्लांट्स में भी, उनमें मैम हमें जरूरत पड़ेगी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, एक तगड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। यही पढ़ना है इस चैप्टर में, डिफ्यूजन तो पढ़ने नहीं आए, डिफ्यूजन तो 10 बार पहले पढ़ रखा है। हाँ जी, डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन? कोई चीज मैम अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ की तरफ चली जाए, लो की तरफ, अपने आप ही धक्का देना पड़ेगा, अपने आप, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। परफ्यूम है, इधर मारा छिक 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 छिक, पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी, वो डिफ्यूजन ही है ना। यहाँ डिफ्यूजन चल जाता है छोटे पौधों में, इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए तगड़े वाला, और उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या पढ़ा था 9th क्लास में, बताना जरा, कौन सी कैटेगरी की टिश्यूज है वेस्कुलर टिश्यूज? हाँ जी, कौन सी कैटेगरी में आती है वेस्कुलर टिश्यूज? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होती है? जो डिवाइड नहीं कर रही, अनशन त्याग दिया है ना, बस बैठी हुई है आराम से। किससे बनती है, कौन सी प्रोसेस थी वो कि ये इसमें कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस से? डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि जो अपनी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, उनमें डिफरेंशिएशन होके क्या बनती है बुढ़ापे में? क्या? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट दो टाइप की थी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्या डिफरेंस था? सिंपल परमानेंट कौन सी थी? ठीक है बताओ, इसी का आंसर दो, जल्दी बताओ, सिंपल परमानेंट क्या होता है? एक ही टाइप की सेल से बने, जैसे कॉलन काइमा, पैरेंट काइमा, स्क्लेरन काइमा, और जो बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल से बने वो कौन है? जाइलम फ्लोएम, है ना। सो ये किस में आती है मैम? ये आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। अब एक बोर्ड से क्वेश्चन करवा रही हूं तुम्हें, मतलब आया हुआ है, एनसीईआरटी के एक कोने में कहीं लाइन दी हुई है, कभी कभी ऐसे सवाल 2 नंबर में आते हैं, 1 नंबर में, वहीं तुम 98 97 पे अटक जाते हो ऐसे सवालों की वजह से, ठीक है। तो वो अब मेरा ही काम है, तुम तो कहीं अटकोगे, लेकिन खुद अगर बच्चा रीड कर रहा हो तो इस पैराग्राफ को तुम अगर पढ़ोगे ना एनसीईआरटी को, तुम छोड़ ही दोगे उसको, क्योंकि ये छोड़ यार, कहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन पूछ रहा है। हाँ जी, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो काफी तगड़ा है। 0.8 सेकेंड में शायद हम अपने पूरे ब्लड को पंप करके लंग्स से एक बार और पूरी बॉडी में वापस लंग्स में भेज देते हैं। कितनी जल्दी? 0.8 सेकेंड्स, है ना। इनमें ऐसा नहीं है, इनका स्लो है बहुत ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कोई ऐसा वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट के भी 1 मिनट के अंदर जाना है वहां, ऐसा कुछ नहीं है, आराम आराम से सारे काम चिल तरीके से हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों है? नहीं, बताओ जल्दी। हाँ जी, ऐसा क्यों है? इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो क्यों है? क्या हुआ आयुष्मान, गर्दन दर्द हो रही है? नहीं, मसाज चाहिए, कर इसकी मसाज हाँ जी, इनको चलना तो नहीं, इन्हें कहाँ जाना चल के? देखा कभी किसी प्लांट को, बाय मैं जा रहा हूँ, है देख तो अब मैं इसकी वजह से ना मैं मस्ती नहीं कर पाती, नहीं तो पहले वो बहुत मस्ती किया करती थी, मैं रुक जाती हूँ, भावनाएं रोक लेती हूँ अपनी। हाँ जी, इधर आओ। पहली चीज तुम्हें ये पता है कि जो पढ़े हुए पहले उन्हें तो पता ही है थोड़ा बहुत। हाँ जी, ये बता दो, मूव करना है नहीं करना? तो पहली चीज ही है कि मैम इनको मूव नहीं करना। हाँ जी, तुम मूव करके क्या उखाड़ रहे हो, बताना जरा, तुम मूव करके क्या कर रहे हो? मैम ये दांत फाड़ रहे, बताओ जल्दी। मैम मूव करने का मतलब ये है ना, एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब इनको मूव नहीं करना, एक जगह से खड़े रहना पूरी जिंदगी, जहां गाड़ दिया है तुमने खड़े हुए हैं, है ना, एक बार जहां लगा दिया। अब ये मत कहना मैम हम तो गमला इधर से उधर ले जाते हैं, गमले की बात नहीं कर रही हूँ, जो तुम्हारे प्लांट्स बिल्कुल सॉइल में है उनको कहाँ लेके जाते हो? भाई गमले वाले जल्दी नहीं करते, तो गमले में ना, मतलब कभी तुम ये कह लो गमला तो मूव करता है ना कभी तुम ये कहने लग जाओ। पहली इंपॉर्टेंट चीज, मैम एनिमल्स को तो मूव करना है, ये पढ़ रखा है हमने 9th क्लास में भी, जब टिश्यू वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। एनिमल्स को क्यों मूव करना है? बैठे रहे एक जगह, मिल जाएगा खाना। मैम किस किस चीज के लिए मूव करना पड़ता है प्लांट एनिमल्स को? फूड, शेल्टर, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेट्स, दोस्ती, यारी दोस्ती भी तो करनी है हमने, है ना। इनका सब कुछ वही हो जाता है हवा में खड़े खड़े, हवा से, पानी से, या फिर इंसेक्ट से, है क्या? इसका
इसका तो हवा से आ जाएगा, उड़ के पानी से आ जाएगा, इंसेक्ट ले आएगा इसके दोस्त को, तो कोई टेंशन नहीं है दोस्ती की, मतलब रिप्रोडक्शन की। हाँ जी, प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और बताओ, एक तो मूव नहीं करना, एनर्जी ज्यादा चाहिए नहीं, तो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी काम बन जाएगा। दूसरी चीज बताओ क्या है, और क्या लग रहा है तुम्हें? ये पढ़ रखा है ना इन क्लास में, टिश्यू वाले चैप्टर में। क्या पढ़ा था? पार्थ, पार्थ तो बेचारा ऐसा गायब हुआ। हाँ जी बोलिए जल्दी, इनकी टिश्यूज कैसी होती हैं? क्यों इसका दिल क्यों टूट गया? क्या? अरे भाई तूने कर नहीं दिया उससे। हाँ जी आओ जल्दी। अरे मैं वैसे बताने लग गई थी तुम्हें, क्योंकि इस एज में ना 9-10th वाली एज में काफी रहता है कि यार हाइट नहीं बढ़ रही, मसल्स नहीं बन रही, यार पूरा फोकस उसी पे रहता है। हाँ पिंपल्स आ रहे हैं, कुछ नहीं, अरे सब बकवास है, ये सब मोह है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब मोह है सीरियसली। एक एज आएगी तुम्हारी, तुम भी स्मार्ट बनोगे, तुम भी स्मार्ट दिखोगे, वो अपने आप ही दिखोगे ऑटोमेटिकली। जब तुम्हारी एक एज आएगी ना ग्रोथ वाली, इसलिए बता रही थी मैं वो बात, मैं इसलिए नहीं बता रही थी जो तूने सोच लिया। हाँ जी, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। प्लांट्स की टिश्यूज कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं, डेड होती हैं ज्यादातर? तुम्हें पता है कि मैम प्लांट्स में बहुत कम ऐसी टिश्यूज हैं जो लिविंग है, ज्यादातर टिश्यूज क्या होती हैं? डेड है, खड़े खड़े डेड है ना। डेड क्यों है वैसे? यही पढ़ा था 9th क्लास में, डेड क्यों है? डेड टिश्यूज की कब जरूरत पड़ती है? मैम पूरी जिंदगी ऐसे खड़े रहना है एक ही जगह, तो सपोर्टिव चाहिए, सपोर्ट चाहिए पूरी की पूरी खड़े रहने के लिए, इसीलिए इनमें ज्यादातर डेड होती हैं। लिखो, दे हैव, लिखो प्लांट्स हैव अ ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ किस चीज का? डेड टिश्यूज। एक तो बेचारों को मूव नहीं करना, एक ज्यादातर सेल्स इनकी कैसी हैं? ज्यादातर सेल्स इनकी डेड है, तो इसलिए इनके पास क्या है? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट्स हैव लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट। ना तो चलना, ना लिविंग सेल, तो एनर्जी क्यों चाहिए? इसलिए इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो है, आराम से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ भी ब्लड फेंकना है। हाँ जी भारद्वाज क्या हुआ? काफी अच्छी स्माइल आ रही है आपकी। हाँ जी चलो लिख लो ये। तो ये आया हुआ एक बार 2 मार्क्स में आ गया था, आधे बच्चों को छूट गया था, किसी को एक आधा पॉइंट याद आया, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है बेटा अच्छे से, ठीक है। और 11th 12th में तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, इसलिए अभी से आदत डालो, घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो एनसीईआरटी एक बार। रीडिंग तो करनी सीखो, है ना, रीडिंग करनी सीखो। नोट्स ही पूरे कर ले पहले। यस मैम, ठीक है। ये मूव नहीं करते हैं, चलना फिरना नहीं है, एनर्जी कम चाहिए, और इनकी ज्यादा टिश्यूज भी मैम डेड है। जो लिविंग होती तो फिर देखता बेचारा, फिर ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करता, ठीक है। आओ, अब 2 टाइप की वेस्कुलर टिश्यूज हैं, 2 टाइप की कंडक्टिंग टिश्यूज है। कौन कौन सी हैं? अब मैं ये तुमसे ही पूछूंगी क्योंकि सबने 9th क्लास में पढ़ रखा है, 10th क्लास में कहीं कहीं पर दे रखा है इस चीज को। हाँ जी बताइए जल्दी, कौन बताएगा? जाइलम और फ्लोएम में फर्स्ट डिफरेंस किस चीज का होता है? लिखो मेरे साथ साथ फटाफट जल्दी, ये सबने पढ़ रखा है। ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या मैम? ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। हाँ जी, कहां से कहां? लीफ से रूट, कहां से कहां? सॉइल टू कहां? लीफ, है ना, मिट्टी से लेके जाएगा मैम ऊपर लीव्स तक। हाँ जी अहिल, ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे क्यों? हाँ जी, कहां से कहां? ऋषभ, ऋषभ कहां से कहां? ये मैम कहीं भी कर सकता है। दूसरा डिफरेंस बताओ जल्दी, तुम में से कोई बताएगा? इसका फ्लो कैसा होता है? 2 डायरेक्शन में, कहीं भी पानी है, किधर भी, बताना जरा। मैम यूनिडायरेक्शनल फ्लो है पानी का। जाइलम में जो पानी का फ्लो है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो यूनिडायरेक्शनल है। क्या मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल का? मतलब एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि वहां से घूम के फिर आगे नीचे, जरूरत ही नहीं है, अभी तुम देखना आएगा ही नहीं, फोर्सेस ही ऐसी काम कर रही हैं। हाँ जी, वैसे तो ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, लेकिन बाई डायरेक्शनल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकता है ना खाना तो, है ना। सो फ्रॉम लीव्स, लीव्स से ये रूट्स में भी जा सकता है,
और लीव से ये नई ग्रोइंग बड में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है भाई। खाना तो सबको चाहिए या नहीं चाहिए? सबको चाहिए। बाय डायरेक्शनल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लीव से खाना नीचे रूट्स में भी आ सकता है, और मैम लीव से खाना ऊपर वाली टिश्यूज में भी कहीं भी जा सकता है, ग्रोइंग बर्ड्स वगैरह में, जो नया फूल खिलने वाला है उसको भी तो खाना चाहिए ना, तो उसमें भी जा सकता है। हाँ जी, और बताओ, और बताओ। एक पॉइंट नहीं लिखा, बातों में पूरा ध्यान है बंदे का। अभी रुक जा, तेरे नोट्स नहीं पूरे करवाऊंगी मैं, संडे को तो यहीं बिठाती हूँ। नोट्स ना मिले ना, सैटरडे की क्लास है मुझे, संडे यहीं है। हाँ जी बताओ जल्दी, कौन काम कर रहा है यहाँ पर? ये मत कहना हम नहीं कर रहे, जल्दी बताओ कौन काम कर रहा है यहाँ पर? भाई यहाँ कौन काम कर रहा है? और वहां भी प्लांट ही कर रहा है, जल्दी बताओ। फोर्सेस है या कुछ एनर्जी वगैरह खर्च करनी पड़ती है? पानी के ट्रांसपोर्ट में फिजिकल फोर्सेस का रोल है, लिखो। ये पढ़नी है तुमने, ये शायद पढ़ी नहीं है पहले कभी। फिजिकल फोर्सेस आर इन्वॉल्व, जैसे कि रूट प्रेशर। इतनी तेज हंसते हुए हो, फेंकते हो, ऐसा लगता है कि बस सामने वाला तो गया। हाँ जी, दूसरी चीज क्या है? ट्रांसपिरेशनल पुल। जगह कम पड़ गई मुझे, मैं बहुत बड़ा लिख देती हूँ कई बार। अभी पढ़ा रही हूँ, डिटेल में पढ़ा रही हूँ इस चीज को कि मैम ये कौन सी फोर्सेस हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल। हाँ जी, इसमें क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। मैम यहां पर एनर्जी यूज होती है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, लेकिन फूड के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, फूड के ट्रांसपोर्ट में भी आप देखोगे एटीपी खर्च करने पड़ते हैं प्लांट को, इसमें नहीं करता है। इसमें तो सीधी सी फोर्सेज है, नीचे से रूट धक्का लगाएगी, पानी को ऊपर फेंकेगी, ऊपर से पुल करेंगे, जैसे सक करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्ट्रॉ लगा के, ऐसे ऊपर से धूप में प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता रहता है, अपने आप पानी उड़ता रहता है, और जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप एक कॉलम बना के ऊपर चढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल फोर्सेज है, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, यहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही है। हाँ जी, कॉम्पोनेंट्स बताइए जरा जाइलम के, सबने पढ़ रखे हैं। हाँ जी ऋषभ जल्दी बताओ जाइलम के कॉम्पोनेंट्स। मैम जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रैकीड्स वेसल्स, वेसल्स हैं और ट्रैकीड्स हैं, और देख लो इसके, बताओ जल्दी कंपोनेंट्स। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, और बताओ। और है एक, इसका बचा हुआ एक, क्यों नहीं पता वो? एक वो पढ़ा था ना, वो वैसे काम का नहीं है, सीव सेल्स पढ़ी थी वहां, लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, जिम्नोस्पर्म्स में होती है, इनमें नहीं होती। इतने से भी काम बन जाएगा, लिखा हुआ था एनसीईआरटी में 9th क्लास की। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये इसलिए लिखवा दिया क्योंकि कई बार डिफरेंस आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, तो ये सब तुम्हारा काम बन जाएगा इससे। अब हमने ये चीज पे फोकस करना है, बाकी चीजें देखो तुम्हें पता है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तुम्हें पता था। फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तुम्हें पता है। लेकिन हमने अब डिटेल में ये पढ़ना है कि मैम एनर्जी खर्च हो रही है कैसे, बाई डायरेक्शनल है कैसे, और मैम रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल किस खेत की मूली है वो पढ़ना है हमने। ठीक है, आओ ध्यान से सुनना, लिख लिया कि नहीं? आओ जरा। हाँ जी, पहली इंपॉर्टेंट चीज, अब डायग्राम जैसा भी बनेगा बनाते रहना साथ साथ। ये रूट है, ये स्टेम है, और मैं जल्दी लीफ पे पहुंच रही हूं क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा ऊंचे बनाऊंगी तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा मेरा। ये लीफ है, बनाओ पहले, फिर मैं तुम्हें दो चीज समझा रही हूं जो काम की हैं। बनाओ जल्दी। हाँ जी, किसी ने मैम बोला था क्या? लिखो, बनाओ। दो जल्दी करो क्योंकि ये तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगी अभी। हाँ जी, ये क्या बनाया मैंने, ये लड्डू सा।
ये रूट हेयर है। इसका क्यों हंसी आ रही है? खुश हो रहे हैं? बना लो बना लो, जल्दी बना लो, हंसते मत रह जाना। हंसने के चक्कर में डायग्राम ही नहीं बन पाया। आओ देखो, अब हमें ये पढ़ना है, इसमें बनाने में कितना टाइम लग रहा है तुम्हें? हाँ जी, अब तुम्हें ये पढ़ना है कि पानी और जो मिनरल्स हैं वो कैसे ऊपर जाते हैं, है ना? जा कैसे रहे हैं, मतलब चले कैसे गए अगेंस्ट द ग्रेविटी? तो ठीक कर, क्या हुआ? आओ देखो, अगेंस्ट द ग्रेविटी दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक रूट प्रेशर है और एक है ट्रांसपिरेशनल पुल। इसमें पढ़नी है डायग्राम में। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रूट्स की वेसल्स होती हैं, वेसल्स की कैसी शक्ल होती है? ऐसी होती है ना, ट्यूब टाइप। इसी तरीके से यहां बहुत सारी होंगी, मैं थोड़ी सी बना रही हूं, एक दो ही। ध्यान से सुनो, रूट्स की, स्टेम की और बच्चों लीव्स की जो वेसल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या क्या बोल रही हूं। क्या बोला है मैंने ये बोला है रूट, स्टेम और लीफ, इनकी जो वेसल्स होती हैं और ट्रैकिड्स वो कनेक्टेड होती हैं, कॉन्टिन्यूस एक चैनल बनाती हैं। हाँ जी, ये बताओ मुझे, एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप हर पार्ट का जुड़ा हुआ है, तो एक बार पानी अगर इस पाइप में घुस गया तो वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ, पहुंचना तो चाहिए, पहुंचना तो चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से सुनो एक चीज, दूसरी चीज, ट्रैकिड्स की शक्ल कैसी होती थी? वेसल्स तो ऐसी होती थी, पाइप टाइप। ट्रैकिड्स कैसी होती थी? हाँ जी, जिसको याद है वो बताओ। छेद वाली तो थी कैसी? हाँ जी, ऐसी याद है, टेपर शेप ऐसी थी, ऐसी थी। ध्यान से सुनो, यहां बना नहीं रही हूं, लेकिन जब थ्योरी लिखेंगे तो ध्यान रखना है, तुम्हें एमसीक्यू आ जाता है कई बार, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो वेसल्स होती हैं स्टेम की, रूट्स की और लीव्स की, वो इंटरकनेक्टेड है आपस में, एक के ऊपर एक है, कॉन्टिन्यूस एक चैनल बन रहा है पानी का। इसी तरीके से मैं यहां बना सकती थी, लेकिन डायग्राम में खिचड़ी पक जाएगी। दिख रहा है तुम्हें वहां पर? ये क्या है? ये मैम ट्रैकिड्स हैं। हाँ जी, ट्रैकिड्स में पानी कैसे जाता है मैम? इनके एंड पे ना छेद होते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और एक बार पानी यहां घुसा तो वैसे जाता जाएगा, है ना? पढ़ा था ना 9th क्लास में कि जो ट्रैकिड्स होती है उनमें यहाँ साइडों में छेद होते हैं, और ऐसे पानी एक बार कहीं घुस गया तो छेद में से ऊपर ऊपर जाता रहेगा। तो यहाँ पर मैं बना सकती हूँ इनको, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि फिर खिचड़ी पक जाएगी डायग्राम में। ध्यान से सुनो, तुम्हें जो कॉन्सेप्ट समझना है, मुझे ये बताओ, पानी और जो मिनरल्स है वो कहाँ पड़े हुए? यहाँ क्या है? अंडरग्राउंड क्या चीज है? सॉइल। सॉइल में क्या क्या पड़ा हुआ है? बहुत कुछ है मैम। क्या है मैम? पानी भी यही है और मैम मिनरल्स भी यही है। देखो ध्यान से सुनो, अब यहां पर ये एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि यहां पर एक एटीपी खर्च करना पड़ेगा। बच्चों को ये लगता है कि पानी के ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी खर्च हो रही है, अभी तो मैम ने कहा था एनर्जी खर्च नहीं होती। यहां ध्यान से सुनो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर तुम चाहते हो ना कि रूट के अंदर पानी घुसे, तो यहां पर प्लांट्स को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जो ये रूट हेयर्स है ना, ये एनर्जी खर्च करते हैं। कैसे? यहां पर एटीपी यूज होगा, और जो मिनरल्स यहां पड़े हुए हैं, ध्यान से सुनो, पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर यहां पर बहुत सारे आयंस पड़े हुए हैं। आयंस बोले तो मिनरल्स, और साथ में क्या पड़ा हुआ है? पानी तो है ही। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, एमसीक्यू आया था, गलत हो जाएगा फिर, अभी मैं तुम्हें एमसी वो पीवाईक्यूज दे दूंगी, उसमें देख लेना एक बार पढ़ के लैंग्वेज। सबसे पहले बच्चों, ये रूट हेयर्स जो हैं ये आयंस को अंदर लेते हैं, आयंस अंदर भर जाते हैं रूट हेयर के, और क्या खर्च करना पड़ता है? एटीपी खर्च करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो, आयंस के साथ पानी को बहुत प्यार है, ठीक है? आयंस के साथ किसको प्यार है? पानी को। अब मैं उस वाले कॉन्सेप्ट से भी तुम्हें समझा सकती हूँ, वो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, ठीक है? वैसे तुम्हें पता है जहां आयंस ज्यादा होते हैं, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, कौन सा सोल्यूशन होता है वो? जल्दी बताओ। हाइपरटोनिक, याद है ना? हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, टोन का मतलब सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, पानी की कम हो, उसको क्या बोलते हैं मैम? उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि रूट हेयर्स के अंदर एटीपी खर्च करके आयंस आ जाते हैं, पहले मिनरल्स अंदर घुस जाते हैं, अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाता है। अब क्या होगा? अब पानी को प्यार है। वैसे भी तुम्हें पता है कि मैम अंदर अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना है, पानी दौड़ के अंदर आएगा इसके पीछे पीछे। तो यहां यही होता है, ध्यान से सुनो,
पानी के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होती है, एनर्जी खर्च होती है मिनरल्स को अंदर लेने में। ठीक है, अभी हम जब स्टेटमेंट लिखेंगे एनसीईआरटी की तो वहां से एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए ध्यान देना है। क्या हुआ है, सबसे पहले मैम रूट हेयर्स ने आयंस को अंदर लिया है, मिनरल्स को अंदर लिया है, क्या यूज करके, एटीपी यूज करके। पीछे पीछे पानी क्यों आया है, पीछे पानी इसलिए आया है क्योंकि मैम यहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया है। हमें पता है अगर यहाँ हाइपर है और बाहर पानी ज्यादा है, इसका मतलब पानी हमेशा कहां से कहां मूव करता है, हाई टू लो। यहां पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कम है, पानी अंदर आ जाएगा। कौन सी प्रोसेस से, जल्दी बताओ। हाँ जी, पानी अंदर कैसे आएगा, ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, है ना। रूट के अंदर पानी घुस गया, अब बस यहीं घुसने की देर थी पानी के। पानी क्या करेगा, यहां से चलेगा, यहां पहुंचेगा और यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल पानी यहां तक पहुंच गया, ध्यान से सुनो, पानी भर गया है रूट के अंदर, रूट की क्या चीज के अंदर भर गया पानी, वेसल्स के अंदर। यहां पर ये लगाएगा एक प्रेशर, रूट प्रेशर। ध्यान से सुनो, जब यहां पर जाइलम के अंदर पानी भर जाता है ना तो ये एक पुश लगाता है। कौन सी फोर्स है, पुश। पुश का क्या मतलब होता है, अपनी तरफ या दूसरे की तरफ। ये अब धक्का लगाएगा पानी ऊपर की तरफ, लेकिन इसकी बेचारे की इतनी औकात नहीं है कि ये वहां तक पहुंच जाए। ध्यान से सुन लो, चुप इधर सुन लो। हाँ जी, रूट, इनको बेचैनी हो जाती है, 1 मिनट भी फालतू पढ़ा दो, बेचैनी इतनी नेक्स्ट लेवल। इधर देख उधर देख, पता नहीं जैसे क्या हो गया। मैं बता देती हूँ टाइम, 5 मिनट ज्यादा हो गए, चुप बैठे रहो, ध्यान से सुनो, पागलपंती करते रहते हो। हाँ जी, एक बार पानी जाइलम के अंदर घुस गया ना, वेसल्स के अंदर, तो यहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है पानी का, रूट प्रेशर, पुश है, यहां से धक्का लगा रहा है, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं है बेचारे की कि पानी को वहां तक पहुंचा दे। अब रोल आता है दूसरी फोर्स का। हाँ जी, कौन सी फोर्स है, तुम्हें पता है कि मैम यहां पर क्या है, स्टोमेटा। और तुम्हें यह भी एक बात पता है, यहां पर भी क्या थी, पढ़ी थी ना, एक मिडरिब थी, मिडरिब में क्या थी, बहुत सारी वेन्स, वेन्स में वेनलेट्स, वेन्स के अंदर भी क्या था, अगर वो जाइलम और फ्लोएम थे कि नहीं थे, अगर वो डायग्राम याद करो लीफ का, मिडरिब के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम थे मैम, और वेन्स के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम थे। तो यहां सारे में है, मतलब यहां से लेके वहां तक सब क्या कनेक्टेड है, सबकी वेसल्स ट्रैकिड्स कनेक्टेड है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर एक चीज होती है पुल। हाँ जी, पुल का क्या मतलब होता है देखो, पानी के मॉलिक्यूल जो है वो यहां से इस तरीके से खींचेंगे, इसकी औकात बेचारे की छोटी हाइट तक ही है। रूट प्रेशर काम करता है छोटी हाइट वाले प्लांट्स में, यहां तक तो ठीक है, रात को काम करता है रूट प्रेशर प्लांट्स के अंदर, लेकिन बच्चों दिन में ये पानी को नहीं यहां तक पहुंचा सकता। हाँ जी, लीव्स को क्या जरूरत है पानी खींचने की, इतना लीव्स को क्यों चाहिए पानी, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में मैम पानी चाहिए, तो ये पानी चाहिए भी इसको जरूर, क्योंकि तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस बिना पानी के होगा ही नहीं। अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां से पानी जो है इस तरीके से ये यहां से खींच रहे हैं, जैसे स्ट्रॉ से खींचते हैं ना, ये यहां पर पानी को ऊपर खींचा जाता है, ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, और पानी जो है वो इस तरीके से यहां से खींचा चला जाएगा यहां से। अब इसमें बहुत सारी फोर्सेस का रोल है, बट आपकी बुक ने सिर्फ ट्रांसपिरेशन लिखा हुआ है। यहां पर कोहेजन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, ट्रांसपिरेशनल पुल, 4 फोर्सेस का रोल है। तुम्हें इतनी नहीं याद करनी, तुम्हें बस ये याद रखना है कि रूट पे नीचे वाले लेवल पे कौन सी फोर्स काम कर रही है, रूट प्रेशर जो नीचे से धक्का दे रही है पानी को, और ऊपर खींचने का काम कौन कर रही है बच्चों, ऊपर पानी खींचने का काम कर रही है मैम ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन क्या होता है मैम, पानी का जो कि लिक्विड स्टेट में है उसका कौन सी स्टेट में बन के उड़ जाना, गैसियस स्टेट में। तो यहां से जितना पानी जाएगा ना, पीछे वाले पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप खींचे चले जाते हैं, है जैसे सक करते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो क्या करते हो, स्ट्रॉ डाल के ऊपर की तरफ खींचते हो, ऐसे ही यहां पर लीव्स के स्टोमेटा से पानी बाहर उड़ता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम को बनाओ जल्दी फटाफट। सिर्फ एनर्जी मिनरल्स को अंदर लेने में खर्च हो रही है, पानी के ट्रांसपोर्ट में कहीं एनर्जी खर्च नहीं होती। पानी का ट्रांसपोर्ट यहां ऑस्मोसिस से हो रहा है, यहां रूट प्रेशर और यहां ट्रांसपिरेशनल पुल। ये डायग्राम बना लो, इसी की थ्योरी हमने अगले लिखनी है अभी। बना लो जल्दी फटाफट। हाँ जी बेटा जरूर। जब डायग्राम बनाते हो थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम बनाया करो, ताकि दूसरी बार बनाए तो समझ में भी आ जाए। मतलब इतने मरे हुए मन से काम करेंगे जैसे बस
1 मिनट भी एक्स्ट्रा हुई ना, जैसे पता नहीं ने क्या कर दिया इनके साथ। दिक्कत होती है अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा क्लास हो? होती है? होती है? होती तो है मैम, लेकिन क्या ही करें, हमें भी होती थी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। बन गया, कल करेंगे इसको, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट है आगे, यही चीज बस लिखनी है। तो कल टेस्ट है,